जीआईएसपीआर ने अपने इंटरव्यू में 3 झूठ बोले थे, वो तीनों मैंने आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि गलत बयानी उन्होंने की है और वो भी साबित हो जाएगा थोड़े दिनों में दोबारा, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में करने की तैयारी हो रही है और ये झूठ दोबारा पकड़ा जाएगा। पहला जो इसके अंदर एक गलत बयानी थी वो ये थी कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। फौज का बिल्कुल सियासत से ताल्लुक है। मिलिट्री क़यादत जो है वो दिन रात सियासत करती है। जनरल बाजवा से लेकर अब तक सियासत हो रही है, उससे पहले भी सियासत हो रही थी। फौज ने 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। फौज ने पाकिस्तान में सियासी जमातें बनाई। फौज ने पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई और हुकूमतें गिराई और मिलिट्री क़यादत हमेशा से सियासत के अंदर इन्वॉल्व रही। अपने छोटे फायदे के लिए, अपनी बोटी के लिए पाकिस्तान का बकरा इन्होंने बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ज़िबा किया है। तो फौज का सियासत में किरदार है और अभी जो हुकूमत आई बैठी है इसको भी इक़्तिदार में फौज लेकर आई है। 17 सीटें जीतने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है और उसको अब 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी गई है। और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर इसी तरह माहौल चलता रहा तो ये 100% अक्सरियत भी दिलवा देंगे। आइन का हुलिया बिगाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और ये फौज ने किया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे अगवा करवाए, बंदे जबरी तौर पे लापता करवाए, एमएनएस की फैमिलीज तक को हिरासा किया गया, उठाकर लोगों को अफजे बेजा में रखा गया और फिर एक आइनी तरमीम जबर के जरिए मंजूर करवाई गई। अब तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल कर लिया, वो कर सकते हैं। दूसरी गलत बयानी उन्होंने ये की कि मीडिया पे वो कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत बड़ा झूठ है। मीडिया के किसी भी शख्स से आप कुरान पे हलफ ले लें, वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान की मीडिया को पैमरा कंट्रोल नहीं करता। पाकिस्तान की मीडिया को मीडिया की कोई अपनी पॉलिसी ऐसे कंट्रोल नहीं करती जैसे पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है और वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा इसके बारे में फैसले भी करते हैं। तीसरा जो उन्होंने कहा कि ये जो किसी को भी उठाना, गायब कर देना, जबरी तौर पे लापता कर देना, हफ्ते बेजा में रखना, ये गैर कानूनी और गलत है और ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए। यानी ये बात उन्होंने कही, ये भी एक गलत बात है और ये क्योंकि ये किया ही एजेंसियों की जानिब से जाता है। अब मैं तो किसी को उठा के इलीगली अबडक्शन में नहीं रख सकता, गायब नहीं कर सकता। ये या तो कच्चे के डाकू करते हैं तो या एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं। हत्ता कि जो अहमद नूरानी के भाइयों के साथ हुआ उसको उठा के कच्चे के डाकुओं के खाते में डाल दिया, अंदाजा करें आप। और अहमद नूरानी आलमी सतह के ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि उनके भाइयों को क्यों और कैसे अगवा किया गया था। तो नाज़रीन, ये 3 गलत बयानियां हैं जो डीजीआईएसपीआर ने की और ये आने वाले दिन में साबित ऐसे होंगी कि पूरा मौजूदा निज़ाम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फिक्स करने पर लग गया है। इन्होंने फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आखिरी हुकूमत है उसे भी खत्म कर दिया जाए। गंडापुर साहब को यह गलतफहमी है कि शायद ये निज़ाम उन्हें बर्दाश्त करेगा या उनके दिमाग में ये बात डाली गई है कि बजट पास तुमने करवा दिया है, जो डिमांड थी पूरी कर दी है, तो उसके बाद तुम महफूज हो। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत उनके लिए हमेशा एक दर्द सर बनी रहेगी और उन्हें इस बात का खतरा रहेगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में ये हुकूमत रहती है तो ये जब मर्जी सप्लाई लाइन बंद कर सकते हैं, शाहराहें बंद कर सकते हैं और एक बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। उस पर वो काम कर रहे हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है हुकूमत गिराने के मामलात पर। और उसका जो सबसे पहला पड़ाव है या सबसे पहला जो बड़ा काम किया गया है वो मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा से छीन ली गई हैं। पूरे पाकिस्तान में ही छीनी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें जीतने वालों को 30 मखसूस नशिस्तें, यानी इतनी सीटें उन्हें अवाम ने नहीं दी जितनी सीटें उन्हें तोहफतन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया के जरिए से उनकी झोली में डाल दी। यानी अवाम ने उनकी औकात समझी और उनको 23 सीटें दी हैं और वो 23 सीटें भी ज़बरदस्ती दी हुई है। अवाम ने तो उनको 13 सीटें नहीं दी थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो ज़बरदस्ती करके उनको 23 किया गया। अब वो तोहफतन जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मजीद 30 सीटें दी गई हैं पीडीएम की जमातों को। फजलुर रहमान साहब को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को, पीएमएलएन को, बाकी लोगों को मिलेंगी। बहरहाल ये सीटें उनके पास चली गई तो अब उनकी तादाद हो गई है ज़्यादा और अब खैबर पख्तूनख्वा में एक मंडी लगने वाली है और उसमें फजलुर रहमान साहब की पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये सब दावतें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को और उनसे अब राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं कि आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हम अगली दफ़ा आपको टिकट भी लेकर देंगे, आपको इलेक्शन भी जितवाएंगे। देखें, हम भी तो इलेक्शन जीत कर आए हैं, हमारी पार्टियां भी इलेक्शन जीती हैं और अगली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी गारंटी कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत नहीं बनने देंगे। लिहाजा आइए और हमारे साथ बैठिए, आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो महफूज रहेगा और पीटीआई को तो वैसे ही ख़त्म करने वाले हैं। तो इस किस्म की बातें करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को राम किया जा रहा है कि आए जनाब। और अभी एक और भी कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को फारिग भी किया जाएगा।
दबाव बढ़ाने के लिए, और जिन्हें फारिग किया जाएगा उनकी जगह पे ज़िमनी इलेक्शन में अपने बंदे लाने की कोशिश भी की जाएगी। तो ये गंडापुर साहब की कमजोरियां जो उनके सामने आ रही है, उन्हें लगता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को राम कर लेंगे, इमरान खान साहब को भी बाहर निकाल लेंगे और डील वील कर लेंगे, कोई मामला बन जाएगा। और हर दफ़ा वो उसी तरह चले जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा। 2 मरतबा उन्हें अगवा किया गया, उन्होंने नहीं बताया कि कौन अगवा करके ले गया, कहाँ पे रखा, क्या डिमांड किया। वो बेचारे चुप करके बैठे रहते हैं, कभी कभी वो बढ़के मारते हैं लेकिन वो भी उनके आगे आ जाती हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। कोई सियासतदानों की औकात ही कोई नहीं है, सियासतदानों को तो आगे लगाया हुआ है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि इनके बंदे तोड़ के यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील की जाए। देखते हैं वो कर सकते हैं या नहीं। एक और जो बड़ी खबर है वो नाजरीन, डीपीओ सवाबी किसको लगाया गया, इस पे एक ट्वीट किया है आमिर मुगल साहब ने। ये बंदा इस्लामाबाद में था। इस्लामाबाद में कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। इस बंदे ने कारकुनान को अगवा किया, उनके ऊपर तशद्दुद किया। इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज समेत पूरी खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर पुलिस कांस्टेबल के कत्ल का झूठा मुकदमा भी इसने बनाया और रेंजर्स के कत्ल का मुकदमा भी इसने बनाया, इकदाम कत्ल के मुकदमात भी इसने बनाए, अगवा, चोरी और डकैती और दीगर मुकदमात भी इसने बनाए, दहशत गर्दियों के मुकदमात भी इसने बनाए, बगावत के झूठे मुकदमात भी इसने दर्ज करवाए। और ये जो एसपी है खान ज़ेब मोहम्मद, इसे इस्लामाबाद से ट्रांसफर कर दिया गया और ये वही एसपी है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, आपको याद आ जाएगा जो सेनेटर मुश्ताक के साथ एक बड़ी यादगार तस्वीर थी ऐसे उंगली करने वाली। ये वही एसपी है जिसके अंदर रऊनत आपको नजर आ रही थी कि ये फलस्तीनियों के हक में भी किसी को निकलने नहीं देता था। जालिम और जाबिर के तौर पे इसको इस्लामाबाद में याद रखा गया। अब इसको सीधा ट्रांसफर करके डीपीओ स्वाबी तैनात कर दिया गया है ना कमाल कि जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारा, उसी पॉलिटिकल पार्टी के वजीर आला ने उसको तोहफातन इनाम के तौर पे सवाबी जैसे इंपॉर्टेंट जिले का डीपीओ लगा दिया। है ना मजेदार, कमाल चीज है ना। अभी आप और एंजॉय करेंगे। ये जो स्वाबी है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए आखिरी जिला है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है एहतजाज की सूरत में, शाहराहें बंद करने की सूरत में, रुकावटें पैदा करने की सूरत में, और यहां से सप्लाई लाइन भी आती है। और इसलिए क्योंकि वफाक अब ये समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक एहतजाजी तहरीक शुरू हो रही है, तो अपने बंदे फटाफट जो आजमूदा बंदे हैं, तगड़े बंदे हैं अपने, उनको ले जाके खैबर पख्तूनख्वा में एडजस्ट करो। तो खैबर पख्तूनख्वा में वफाक ने अपनी मर्जी के बंदे पहले भी एडजस्ट किए हुए हैं। जो रही सही कसर है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का जो पूरा एक सिस्टम है वो अब पूरी कर रहा है, और अली अमीन गंडापुर सिर्फ हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रहा है। लेकिन इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग बार बार ये कहते रहे कि गंडापुर ने उन तमाम आरओज कौन थे, वो सरकारी अफसरान थे जिन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई थी। गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में उन तमाम आरओज को बेहतरीन अंदाज में नवाजा, या उस तमाम ब्यूरोक्रेसी की लॉट को बेहतरीन अंदाज में नवाजा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जमीन तंग की हुई थी, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जीना हराम किया हुआ था, जिन्होंने तहरीक इंसाफ से उनका मैंडेट छीना और कुछ ने छीनने की कोशिश की। लेकिन गंडापुर साहब ने उनको बहुत नवाजा, उनके ऊपर बड़ी मेहरबानियां की हैं। इसी तरह ये जो एक डीपीओ अब स्वाबी में तैनात किया गया है, इस पे गंडापुर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए सारी खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट को जाकर कि जनाब आप उस बंदे को यहां पे लेकर आए जिसने हमें इस्लामाबाद में डंडे भी मारे, जिसकी इस्लामाबाद मौजूदगी में हम पे गोलियां भी चली। भाई जिस बंदे के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज करना था उसको लाके वहां पे डीपीओ लगा दिया स्वाबी का। तो ये पढ़िए जनाब गंडापुर साहब की आज़ादी, खुद मुख्तारी और हकीकी आज़ादी की लड़ाई। अब आ जाए नाजरीन डीसी सवात। डीसी सवात को ओहदे से हटा दिया गया है, कुर्बानी का बकरा उससे बनाया गया। एनडीएमए से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि बताओ जनाब, यहाँ रिटायर अफसरान नॉर्मली जो हैं वो लगाए जाते हैं महकमों में, फौजी अफसरान, तो एनडीएमए को भी बताना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, पीडीएमए से भी पूछना चाहिए कि जनाब आपने क्या किया है, रेस्क्यू वालों से भी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा 5 किलोमीटर पे दफ्तर है, तुम्हें ज्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं आने में, 5-7 मिनट लगते हैं, 1.5 घंटा लोग इंतजार करते रहे, वहां मरते रहे,
लोग खड़े होकर वहां वीडियोस बनाते रहे कि यार ये लोग मर जाएंगे, इन्हें बचा लो, कोई सामान ले आओ, कोई रस्से ले आओ, कोई चीज ले आओ, लाके इनको बचाओ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बहरहाल डीसी स्वात को ओहदे से हटाया गया है और डीसी स्वात को ओहदे से हटाने का जो नोटिफिकेशन है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी किया गया है उनकी डायरेक्शन के ऊपर। और चीफ सेक्रेटरी ने जो है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नया डीसी वहां पे तैनात कर दिया गया, ये वाला डीसी वहां से हटा दिया गया। तो ये एक एक्टिविटी हुई है स्वात में। स्वात के लोगों ने वहां पे एहतजाज भी किया अपनी इंतजामिया के खिलाफ। उन्होंने कहा जी हमारे मेहमान आए हुए थे और उनको बचाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, कोई ऐसा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा था कि उन्हें पहले वार्निंग दी जाती। वहां कोई देखिए, आप सायरन बजा सकते हैं, दरिया के किनारे आपके सायरन मौजूद होने चाहिए कि जिस वक्त ऊपर से सैलाब आ रहा है तो आप नीचे सायरन ऑन कर दें। उस सायरन की आवाज सुनते ही लोग खतरे का सायरन सुनेंगे, बाहर निकल आएंगे। छोटी सी बात है, हर साल इतने हादसे हो जाते हैं। 75 अफराद इस दफा यहां बह गए हैं, वहां नारायण के अंदर लगातार इस तरह के हादसा हो रहे हैं। तो चंद मुकामात है ना जहां पे सयाह उतरते हैं, उतर के दरिया के अंदर आकर इंजॉय करते हैं। उन चंद मुकामात पे एक एक सायरन लगाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एक एक खतरे का अलार्म वहां पे लगा दें और उसका सिर्फ बटन ऑन कर दें उस वक्त जिस वक्त खतरा हो। जब ऊपर से आपको पता चल जाए कि खतरा आ रहा है और वो आने में तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बाद लगता है, तो आप वो खतरे का सायरन ऑन करें, लोग 5 मिनट में बाहर निकल के आ जाएंगे। और सयाहों को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाए तो उन्हें अपने आप को और अपने बच्चों को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब नाजरीन, ये डीसी को हटा दिया गया, लेकिन इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अता तारड़ ने और एक और वफाकी वजीर ने। 2 लोग ये बैठे हुए थे, दोनों नौजवान हैं। इनकी जो तस्वीर मैंने देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो देख के तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा है पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को चिढ़ हो रही है इनसे कि ये दोनों हंस रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अफसोस के अंदर बुलाई गई थी। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जलील करने के लिए आप आकर बैठ तो गए, आपने आकर ये तो कह दिया कि यहां पे लोग शहीद हो गए हैं या जांबाग हो गए हैं और इतने सारे लोगों की जानें चली गई। 11 लाशें अब तक जो है वो रिकवर हुई हैं, उनकी कंफर्मेशन हुई है। तो इसके ऊपर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो उस वक्त आपके चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों थी, खुशी क्यों थी? क्या खुशी इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नीचे दिखाने का मौका मिल गया? ये तो दुख का मुकाम है और इसके ऊपर तो आपके चेहरों पे तकलीफ टपकनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग जो है ना, इनके सीने में दिल ही नहीं है, इन्हें परवाह ही नहीं है। ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते, इनके लिए कीड़े मकौड़े। ये समझते हैं कि जनाब ये बंदे मर गए, इस सूबे में मरे, इनको गंदा दिखाओ, इनको नीचा दिखाओ, वो इसको करता है, वो उसको करता है, वो उसको करता है। और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गंडापुर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आइंदा के लिए यकीनी बनाना चाहिए कि सियाती मकामात के ऊपर आइंदा इस तरह का कभी वाकया नहीं होगा और एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि सयाहों को पहले से मुतला किया जाए, उन्हें वार्न किया जाए, वहां से पहले निकाला जाए। वहां पे एक ऐसी फोर्स मौजूद हो, अरबों रुपए आप कमाते हैं इससे सियाहत से, तो एक ऐसी फोर्स वहां पे बनाए जो लोगों को वहां से हटाए फौरी तौर पे। और अगर कोई लोग फंस जाए या कोई ऐसा वाकया हो जाए गफलत की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से, तो आपके पास कम से कम ऐसा साजो सामान तो मैसर होना चाहिए कि फौरी तौर पे लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। वो मकामी लोग बेचारे को रस्से लेके किसी चीज को बांध के, कोई ट्यूब के ऊपर बैठ के वो कोशिश करते रहते हैं और आपके वो इदारे जो अरबों रुपए के बजट खाते हैं वो वहां पे टके का काम नहीं करते। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को मैंने आपको पहले बताया तोड़ने की तैयारियां तो हो रही हैं। नजम सेठी साहब ने एक रीजन भी बताया कि ये जो 2/3 अक्सरियत है ये क्यों ली जा रही है। नजम सेठी का दावा बड़ा इंटरेस्टिंग है। नजम सेठी का यह कहना है कि ये हो ये रहा है कि आइन में तरमीम करके एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आइन का हिस्सा बना दिया जाए। यानी फौज का जो एक सियासत में किरदार है या हुकूमत में उनको एक प्रॉपर जो रोल दिया जाए वो आइन के जरिए दे दिया जाए, आइन में शामिल कर दें जनाब कि जनाब ये अब हुकूमत का हिस्सा हुआ करेंगे बगैर इलेक्शन लड़े। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि फील्ड मार्शल साहब जब वाशिंगटन गए तो सदर ट्रंप ने उनकी मुलाकात एक गैर मामूली वाकया है, क्योंकि अमूमी तौर पर यह ऑफर सदर या रियासत के सरबराहों के लिए होती है, वजीर आजम के लिए भी ये ऑफर नहीं है। तो इससे पहले भी जो फौजी सरबराह मिलते रहे हैं वो सदर भी थे, लेकिन यहां पे एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है कि ट्रंप ने कहा जी बुलाओ वो बंदा जो साहिब इख्तियार है। तो पता चला जी पाकिस्तान में इख्तियार तो सारा फील्ड मार्शल साहब के पास है। उन्होंने कहा लेके आओ, उनसे मुलाकात कर ली।
अब जब उनके साथ मुलाकात हुई है तो फिर उनको आईनी रोल भी दे देना। अब ये नजम सेठी साहब बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इतनी ढीठ हुकूमत है, ये आने वाले दिनों में ये आईनी रोल दे भी सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने का सिलसिला जारी है। मलिक अहमद खान साहब ने चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो इस्तीफे दे दे। तहरीक इंसाफ के लगभग 26 अरकान के 15 सेशंस के लिए जो है वो रुकनीयत ही मुअत्तल कर दी है कि जी इन्होंने एहतजाज किया मरीम नवाज के खिलाफ और इन्होंने मरीम नवाज की तौहीन कर दी है, लिहाजा इनकी रुकनीयत ही मुअत्तल होगी। अंदाजा करें ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चल रही है और स्पीकर जज्बाती तकरीर कर रहा है पंजाब वाला बैठ के चौड़ा हो गया कि जनाब बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। वो कहते जी इस्तीफे दो, ये नहीं अगर तुमने एहतजाज करना है तो इस्तीफे दो। भाई ये जब वो बाहर एहतजाज करते हैं कहते जी असेंबली का इस्तेमाल करें, आप असेंबली में क्यों नहीं आते, आपको आके वहां पे एहतजाज करना चाहिए, वहां पे आके आपको अपना आवाज उठानी चाहिए। जब वो असेंबली में आके आवाज उठाते हैं कहते जी अगर एहतजाज करना है तो इस्तीफे दो और बाहर जाके एहतजाज करो। ये ना इधर खड़े होते हैं ना इधर खड़े होते हैं, इनके पैरों में खड़े होने के लिए जगह ही नहीं है इनके पास ऐसी जमीन ही नहीं है जिसपे अपने पांव टिका सके, ये हवा में मुअल्लक है। ये फार्म 47 की जाली हुकूमत धड़म से गिर जाएगी और ये अवाम ने डिसाइड करना है। जिस दिन अवाम ने फैसला कर लिया कि उन्होंने निकलना है और उन्होंने अपना हक छीनना है तो जो मर्जी आ जाए, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, चाहे सारी की सारी इंतजामिया आ जाए, चाहे पाकिस्तान की सारी लॉ इन्फोर्समेंट आ जाए, जो मर्जी हो जाए, अवाम चंद घंटों के अंदर अपना हक ले सकती अगर वो खड़ी हो जाए। हमने देखा बांग्लादेश में, दुनिया के कई और ममालिक में लोग अपना हक लेते रहे हैं। नाज़रीन, एतजाज अहसन साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी किया एक स्टेटमेंट देके। एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि अदालतों में वही फैसले होते हैं जो आर्मी चीफ चाहता है। बाजवा ने भी नवाज शरीफ से डील की थी कि मैं 2 टर्म लूंगा और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा था कि सुबह नाश्ता करके जाओ और जाकर सारे जनरल बाजवा के हक में वोट डालकर आओ ताकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए। अब इसके अंदर पीएमएलएन शामिल थी ना, ये उस वक्त ये डील हो गई थी। एक्चुअली जो डील हुई थी ये उस वक्त हुई थी। नाज़रीन, मारंग बलोच साहबा का एक ट्वीट सामने आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आपको मैं पढ़ के सुनाऊं। इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से हम सबको आवाज उठानी चाहिए, इस पर बार बार बात करनी चाहिए। हुकूमत किसी की भी हो, इस इशू को पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जबरी गुमशुदगी कितना बड़ा दुख और कितनी बड़ी तकलीफ है आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर दीन बलोच जो हैं उनको पता नहीं कितने साल हो गए, 15 साल मैं सुन रहा था। कितने सारे लोग हैं वो 10-10 साल से 12-12 साल से गायब हैं, वो अभी तक उनका पता ही नहीं चला वो किसके पास है और जबरी तौर पे उन्हें लापता किया हुआ है और इल्जाम है पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, लेकिन वो परों पे पानी नहीं पड़ने देते। अब मारंग बलोच का केस आप देख लें। डॉक्टर मारंग बलोच है कौन? वो ये कहती है कि जबरी तौर पे इंसानों को गुमशुदा नहीं किया जाना चाहिए। वो ये कहती है कि जुल्म और जबर का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए बलूचिस्तान में। वो बलूचिस्तान के हकूक मांगती हैं, वो बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के नौजवानों का हक मांगती हैं। वो ये कहती है कि बलूचिस्तान को उसका हक दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जाता। अब यही जो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाने वाली खातून है, उनके अपने इंसानी हकूक सलब कर दिए गए हैं। मारंग बलोच, दुनिया जो है वो एतराफ कर रही है कि पाकिस्तान की ये बेटी इंसाफ, कानून और ह्यूमन राइट्स के लिए बेहतरीन एफर्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं उसके साथ ये देखें आप। डॉक्टर मारंग बलोच और इनके साथी 3 MPO की मुद्दत खत्म होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर कैद में है, यानी कोई कानून पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर मारंग बलोच और बेबो बलोच को 22 मार्च 2025 को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके कोयटा की वद्दा जेल में 3 MPO के तहत कैद किया गया था। कानून के मुताबिक 3 MPO के तहत किसी भी शख्स को सिर्फ 90 दिन तक हिरासत में रखा जा सकता है। 22 जून को यह मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। आईनी तकाजे के मुताबिक इस मुद्दत के बाद एक बोर्ड जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के जज करेंगे तश्कील दिया जाना जरूरी है ताकि जेर हिरासत अफराद को पेश किया जा सके और इनकी हिरासत का मजीद फैसला किया जा सके या उन्हें रिहा किया जा सके। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के मामले में ना कोई बोर्ड तश्कील दिया गया और ना ही उन्हें पेश किया गया। यह है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, यह है कानून की हुक्मरानी कि एक तरीकाकार मौजूद है कि 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते किसी को। अगर आप रखेंगे तो हाई कोर्ट के जज का एक बोर्ड बनेगा, वहां पे जाके फैसला होगा। वो बन ही नहीं रहा। 22 जून को उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, वो अभी तक अंदर ही है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 28 जून है, एक हफ्ता ऊपर हो गया। 22 जून को जब कैद की मुद्दत मुकम्मल होने पर हम डॉक्टर मारंग बलोच के अहले खाना जेल पहुंचे
तो जेल सुपरिटेंडेंट ने मुबहम अंदाज में बताया कि 3 MPO की मुद्दत में 15 रोज की तौसीह की गई है। जबकि हमने पूछा कि बोर्ड कब बैठा था और डॉक्टर मारंग और दीगर को कब पेश किया गया, तो सुपरिटेंडेंट जेल ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। 3 दिन मुसलसल जेल के चक्कर काटने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया गया जिसमें 3 MPO की 15 रोजा तौसीह का जिक्र था, मगर इस नोटिफिकेशन की कॉपी देने या इसकी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं दी गई। ये बर्बरियत होगी तो बलूचिस्तान में तहरीकें ही उठेंगी ना। जब वहां कोई कानून ही नहीं है तो लोग कहां जाएंगे? फिर आगे मारंग बलोच के ट्विटर अकाउंट से यह बयान शेयर किया गया है। उसमें लिखा गया कि जब हमने इस नोटिफिकेशन की मुसद्दका कॉपी के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से रुजू किया तो हमें साफ इनकार कर दिया गया। हमने एक दरखास्त रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और एक दरखास्त होम डिपार्टमेंट में जमा करवाई है, लेकिन आज 1 हफ्ता मुकम्मल होने के बावजूद ना तो हमें नोटिफिकेशन फराहम किया जा रहा है और ना ही मारंग बलोच और उनके साथियों को रिहा किया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस रियासत में जंगल का कानून नाफिज है। आइन, मुल्की कवानीन और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के उसूलों को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। पिछली 3 महीने से बलूचिस्तान की एक तवाना सियासी आवाज और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा इंसानी हकूक की अलमबरदार डॉक्टर मारंग बलोच अपने साथियों समेत बिला जवाज कैद में है। इस मामले में बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देती है। न सिर्फ ये कि इन रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया है, बल्कि एक मशकूक नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पर अदालत कोई कार्रवाई करने से कासिर है। यानी अदालत भी इंसाफ नहीं देगी तो लोग कहां जाएंगे? इससे ज्यादा और ज्यादती क्या हो सकती है जो पाकिस्तान में लगातार होती चली आ रही है और कोई इस ज्यादती को रोकने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत का पेश किया हुआ जो बदतरीन बजट है उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर मशरूत तौर पे, यानी कोई ऐसी चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करने में नाकाम रही। ये सिर्फ कहानियां हैं कि हमने अवाम के लिए रिलीफ लिया है। टके का रिलीफ लिए बगैर बिलावल जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने सर झुकाकर यह बजट पास करवाया और इसका फैसला हो गया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।